हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न नंबर 2। जो इससे पहले हमने वीडियो पोस्ट किया था वहाँ पर हमने आपको बताया था कि भाई द्विघात समीकरण क्या होते हैं, इन्हें आप कैसे पहचानोगे। और भाई उसी वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न नंबर 1 भी हल कराया था। तो अभी भाई आपको ना प्रश्न नंबर 2 यहां देखने को मिलेगा। तो भाई सबसे पहले आप देख लो कि प्रश्न नंबर 2 है क्या। भाई लिखा हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में ना निरूपित करना है। भाई आपके पास भाषा वाले सवाल हैं और कह रहा है इन भाषा को पढ़ना है और आपको ना इससे द्विघात समीकरण बनाने हैं, केवल अभी हल नहीं करने हैं। हल करेंगे हम आगे जाकर, जो आगे प्रश्नावली होंगी वहां आपको सिखाया जाएगा कि भाई इन्हें हल कैसे करते हैं। फिलहाल हमें केवल समीकरण बनाने हैं, ठीक है। तो आप पहला खंड भाई हमारे साथ पढ़िए। कह रहा है कि कोई आयताकार भूखंड है, क्षेत्रफल उसका है 528 मीटर स्क्वायर। पहली बात, क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक ज्यादा है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देख लो भाई, पहली चीज सबसे पहले क्या करना है, आपको ना सवाल बहुत ढंग से पढ़ना है और देख लो कि भाई आपको दिया क्या क्या है। आपके पास ना एक आयताकार भूखंड है इस प्रकार से, ठीक है। तो भाई एक तो हो गई हमारी लंबाई और एक हो गई हमारी चौड़ाई, और जो हमारा एरिया है वो कह रहा है कि 528 मीटर स्क्वायर है। इस प्रकार से ना आपको उसका क्षेत्रफल मालूम है। फिर कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक ज्यादा है, अर्थात भाई चौड़ाई कम है, लंबाई अधिक है। भाई नियम क्या होता है कि जो छोटी चीज होती है, जिसका मान सबसे छोटा होता है, हम उसे ही मानते हैं, तो भाई ज्यादा आराम रहती है। तो भाई सवाल की शुरुआत कैसे करनी है पहले आप देख लो। सबसे पहले आप भाई भाषा लिखोगे माना, और जो चीज आपको पहले माननी है वो भाई आप लिखोगे माना आयताकार भूखंड, और जो चीज का मान कम होता है आप वही मानोगे। तो भाई चौड़ाई का मान कम है तो हम लिखेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई। मान भाई देख लो सब कुछ मीटर में है, तो हमने क्या किया है, जो भूखंड की चौड़ाई है वो x मीटर मान ली है। अभी कह रहा था कि जो लंबाई है, लंबाई भाई कितनी है, कह रहा है कि जो लंबाई है वो दुगुने से एक ज्यादा है। अब देखो अगर चौड़ाई x है तो इसका दुगुना क्या होगा, 2 गुना होगा 2x। अब उसमें एक आपको बढ़ा देना है। अगर एक बढ़ाना है तो आप इस प्रकार से बढ़ाओगे, तो भाई लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2x + 1 मीटर। चौड़ाई x मानी है, लंबाई कितनी है 2x + 1 मीटर, दुगुने से एक ज्यादा। अभी आपको निकालना है क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई। आपको भाई दोनों ही चीजें मालूम है, लंबाई कितनी है 2x + 1 और भाई चौड़ाई कितनी है x, दोनों की आप गुणा कर दो। तो यहां पर हो जाएगा 2x² और प्लस x, और भाई मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल है वो आपने निकाला है, और भाई किताब में कह रहा था कि जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। दोनों ही क्षेत्रफल बराबर होने चाहिए तभी तो आपका सवाल सही होगा। तो आप यहां लिखोगे प्रश्नानुसार, ठीक है। जब आप मान निकाल चुके होते हो तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार। और भाई आपकी शर्त क्या है कि जो आपका क्षेत्रफल है, जो आपने अभी निकाला है ये वाला, वो 528 के बराबर होना चाहिए। तो ये क्षेत्रफल आपने निकाला है, ये किताब में दिया हुआ था, हमने दोनों बराबर कर दिए हैं। अभी क्या करना है, 528 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 2x² + x - 528 और बराबर 0। और देख लो भाई ये द्विघात समीकरण तैयार हो गया है। और इसे हमें हल नहीं करना है, अभी हल करना हम सीखेंगे आगे। फिलहाल केवल आपको ना बनाना सीखना है कि भाई किस प्रकार से समीकरण बनाए जाते हैं। तो पहला तरीका यह है कि भाई सवाल को ढंग से पढ़ना है, जिसकी वैल्यू कम होती है हमें पहले उसे मानना है। जैसे चौड़ाई यहां छोटी थी तो हमने चौड़ाई को पहले मान लिया, और भाई जो शर्त दी हुई थी उससे हमने लंबाई निकाल ली। चूंकि हम यहां केवल एक ही चर का प्रयोग करते हैं तो आप या तो x का प्रयोग करोगे या y का, आप दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो भाई ये हो गया हमारा पहला खंड। अब भाई दूसरा वाला खंड देख लो।
कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो 306 है और भाई हमें ना पूर्णांक ज्ञात करने हैं। देख लो, पहले आप भाषा को देख लो भाई। कह रहा है कि धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, तो सबसे पहले आप देख लो ये क्रमागत का क्या मतलब होता है। ये भाई क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, पहले तो आपको ना ये पता होना चाहिए। भाई क्रमागत का मतलब होता है जो चीज़ें आगे पीछे आती हों, कोई भी गिनती मान लो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इसमें भाई जोड़ा बना लो। जैसे 1 और 2 क्रमागत संख्याएं हैं, ये साथ साथ में आती है भाई, 1 के बाद 2 आएगा। ऐसे ही 2 है 3 है, 3 है 4 है, 4 है 5 है, 5 है 6 है, ये क्या है, ये क्रमागत संख्याएं हैं। अर्थात भाई कोई भी गिनती में आप 1 जोड़ दो तो जो अगली संख्या आएगी और भाई जोड़े बोलेंगे ये क्रमागत संख्याएं हैं। 1 जोड़कर मिलती हैं गिनतियां, जैसे आप 1 में 1 जोड़ो 2 बन जाएगा, 2 में 1 जोड़ो 3 बन जाएगा, 3 में 1 जोड़ो 4 बन जाएगा। क्रमागत संख्याएं ऐसे ही तो बनती हैं, ठीक है भाई। तो कह रहा है कि दोनों हमारे पास क्रमागत पूर्णांक हैं, तो आप क्या करोगे, माना, तो भाई पहला पूर्णांक आप मान लोगे, माना पहला क्रमागत पूर्णांक। तो भाई पहला मानना तो सबसे आसान होता है, उसे आप x मान लो। दूसरा जो होता है वो मानना भाई कठिन होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको ना शर्त पे ध्यान देना होता है। अब दूसरा वाला कैसे निकलेगा, पहले वाले में 1 जोड़ दोगे तो आपको भाई दूसरा क्रमागत पूर्णांक मालूम पड़ जाएगा। दोनों पूर्णांक मालूम हो गए हैं। कह रहा है इनका गुणनफल 306 है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप निकालोगे इनका गुणनफल। दोनों की ना हम गुणा करने वाले हैं, x x प्लस 1 तो हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस x। आपका गुणनफल आ गया। किताब वाला कह रहा है कि भाई गुणनफल जो है वो 306 है, तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे प्रश्नानुसार, और दोनों ही जो हमारे गुणनफल हैं उनको बस बराबर कर दोगे, तो यहां आ जाएगा 306। ठीक है, संख्या को भाई इधर ले लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 और बराबर में कर दो 0, और देख लो ये एकदम द्विघात समीकरण का मानक रूप बन गया है। हल हमें करना नहीं है, क्योंकि भाई अभी हमें हल करना पढ़ाया नहीं गया है, तो अभी केवल हम समीकरण बनाना सीख रहे हैं। ये हमारा दूसरा खंड हो गया। अब भाई तीसरा वाला खंड देखिए, रोहन की माँ है जो उनसे भाई 26 साल बड़ी हैं, तो कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की ना वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो भाई सवाल में क्या है, 2 लोग हैं, एक तो रोहन है और भाई एक उनकी माँ है। अब भाई निश्चित तौर पे माँ बड़ी होंगी, तो कह रहा है कि माँ जो है वो 26 साल बड़ी हैं। तो भाई छोटा कौन है, छोटा है रोहन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रोहन को मानेंगे। जो संख्या छोटी होती है भाई उसे मानोगे तो सवाल ज़्यादा आसान रहता है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना रोहन की, और जब भी आपको ना किसी की आयु माननी हो तो आप वर्तमान का प्रयोग करोगे। रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है, सीधे आप आयु नहीं लिखोगे, वर्तमान शब्द का प्रयोग कर दोगे, क्या हो जाएगी, x वर्ष। हमने माना है कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब जो रोहन की माँ है, रोहन की माँ, अब भाई उनकी आयु कितनी हो जाएगी, कह रहा है वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं। तो अगर वो 26 साल बड़ी हैं तो भाई रोहन की उम्र में अगर आप 26 जोड़ दोगे तो भाई रोहन की जो है माता जी, उनकी आपको उम्र पता चल जाएगी। तो रोहन है x वर्ष के, रोहन की माँ है x प्लस 26 साल की, लेकिन वर्तमान की बात नहीं हो रही है सवाल में, कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद। तो वर्तमान आयु को छोड़ दो, आप यहां लिख दो अब से 3 वर्ष बाद। भाई ये हमारी वर्तमान आयु थी, लेकिन वो कह रहा है नहीं, वर्तमान नहीं, अब से 3 साल के बाद की आयु की बात करेंगे हम। तो अब से 3 साल बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी, भाई जो लड़का आज x साल का है वो 3 साल के बाद क्या होगा, उसकी उम्र जो है वो 3 साल बढ़ जाएगी, तो हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। सिंपल है एकदम। अब रोहन की भाई माँ पे आ जाओ, तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की जो माँ है वो अभी x प्लस 26 साल की हैं, 3 साल के बाद क्या होगा, उनकी भी उम्र
3 साल बढ़ जाएगी, तो अभी उनकी उम्र हो जाएगी x + 29 साल। अब कह रहा है कि इन दोनों की जो आयु है अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगी 360। तो आप क्या करोगे, आप यहां लिखोगे प्रश्नानुसार। अभी हम क्या करेंगे, दोनों की आयु की ना गुणा कर देंगे, x + 3 यहां x + 29, और भाई सामने क्या लिखना है, सामने लिखना है 360। क्योंकि किताब में कह रहा है कि दोनों की आयु की गुणा करोगे तो भाई 360 आना चाहिए। जरा यहां गुणा कराओ तो यहां हो जाएगा x², और भाई यहां 29x, यहां हो जाएगा 3x, और 29 तिया 87, और माइनस के 360 इधर बुला लो, ठीक है, बराबर में लिख दिया 0। x², 29 3 32x, 87 प्लस के हैं, 360 माइनस के हैं, घटा देंगे तो आ जाएगा 273, और वो भी माइनस का आएगा, और भाई ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, हल नहीं करना है, केवल बनाना था। तो भाई समझ में आया, जो भी सवाल आयु वाला होगा वहां पर हमेशा आप वर्तमान आयु मानोगे। अगर कह दे बाद की आयु है तो आप उतने जोड़ दोगे, अगर कह दे 5 साल पहले की है, 8 साल पहले की है, तो आप उतने ही घटा दोगे, और उसके बाद जो भी शर्त है आप भाई लगाओगे तो सवाल आपसे हो जाएगा। ये हमारा हो गया तीसरा खंड। अब भाई आ जाओ चौथे वाले खंड पर। यहां पर हमें एक रेलगाड़ी चलानी है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और भाई कह रहा है कि समान चाल से तय करती है। अगर इसकी चाल हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो भाई दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेगी। हमें निकालना है रेलगाड़ी की चाल। अब भाई बहुत ध्यान देना, मान लो हमारे पास कोई रेलगाड़ी है जो भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, ठीक है, दूरी कितनी है, दूरी है 480 किलोमीटर। बहुत ध्यान दीजिएगा। तो भाई जाने के टाइम क्या हुआ, कोई भाई फिक्स चाल से चल रही है, चाल हमको नहीं मालूम है, लेकिन वो गई और भाई कुछ टाइम लगा होगा। लौटने में क्या हुआ कि उसकी चाल हमने 8 किलोमीटर घटा दी, ठीक है, इस बार हमने कुछ धीरे धीरे चलाया उसे, तो भाई लौटने में उसे 3 घंटे ज्यादा लग गए। अब आपको बताना है कि आप भाई उसकी सामान्य चाल कितनी थी। ठीक है, तो सवाल एकदम चाल दूरी समय वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। माना, भाई मानोगे क्या, जो पूछ रहा है रेलगाड़ी की सामान्य चाल, तो भाई सामान्य चाल को आप मानोगे x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखो दूरी जो है वो 480 किलोमीटर है, वो फिक्स है, वो नहीं बदलने वाली है, तो दूरी क्या हो जाएगी 480 किलोमीटर। चाल आपने मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है 480 किलोमीटर, तो हम यहां निकालेंगे समय। जो भाई समय है वो कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है भाई, सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 480 और चाल है हमारे पास x, समय आएगा घंटा में। ठीक है, तो भाई समय कितना हो गया 480 बटे x घंटा। ये तो हमारी सामान्य चाल हो गई, लेकिन लौटते टाइम क्या हो रहा है, जो चाल है वो 8 किलोमीटर घटा दी गई है। ठीक है, तो यहां भाई लिखेंगे हम नई चाल। जो ट्रेन की नई चाल है वो अब आप 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दीजिए, तो पहले x थी, अब कितनी हो जाएगी x - 8। दूरी अभी भी वही है, लेकिन भाई चूंकि आपने स्पीड घटा दी है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो सूत्र वही रहेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी भी वही है, लेकिन चाल अब की बार ये वाली हो जाएगी 480 बटे x - 8, और भाई यहां लिख दो घंटा। अब देखो दोनों ही समय आपको मालूम हो गए हैं, कह रहा है कि जो बाद वाला समय है वो 3 घंटे ज्यादा है, अर्थात जो हमारा ये वाला समय है ना, ये वाला, ये 3 घंटे ज्यादा है इस वाले समय से। अगर कोई संख्या, ये संख्या 3 ज्यादा है इससे, तो आप इसका समीकरण कैसे बनाओगे, तो आप यहां लिखोगे प्रश्नानुसार। देखो ये वाली संख्या बड़ी है तो 480 बटे x - 8। अगर हम इस संख्या से ये संख्या घटा दें तो उत्तर में 3 आ जाएगा, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे और भाई सामने लिख देंगे 3।
भाई ये वाला समय 3 घंटे ज्यादा था, तो हमने दोनों समय को घटा दिया तो बराबर में 3 आ जाएगा। अब यहां आपको एलसीएम लेना है, तो यहां हो जाएगा x माइनस 8 बराबर में हो जाएगा 3। बहुत ध्यान देना है, इसकी गुणा यहां, इसकी गुणा वहां, तो x से यहां गुणा करोगे तो आ जाएगा 480x। फिर जरा यहां गुणा कराओ, माइनस 480 से गुणा होगी तो हो जाएगा माइनस 480x और प्लस 8 की गुणा होगी 480 थे, तो भाई 0 8 64 के 4 और 8 चक्कू 32 और 6 38 आ जाएगा 3840। ये दोनों प्राणी कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला जाएगा तो उधर चला जाएगा। तो भाई यहां क्या होगा, 3 से गुणा हो जाएगी, तो जरा डायरेक्ट गुणा करके देख लो। इसे आप मान लो कि ये 3x लिखा हुआ है और गुणा करनी है x माइनस 8 से, तो यहां हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 8 का मतलब है 24x और बराबर में क्या बचा 3840। इनको ना इधर बुला लो, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3840 बराबर 0। एक और बात है, हमेशा संख्याओं पे भाई ध्यान दिया करो। ये 3 है, ये 24 है, ये 3840 है। चेक कर लो कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट सकती है। देखो ये 3 से कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगी, 8 3 11 4 15, वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो यहां लिख दोगे 3 से भाग करने पर अगर सभी संख्याएं 3 से कट जाएंगी तो ये समीकरण है, यहां आप 3 से भाग कर सकते हो। यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर, यहां 8 3 24x, वहां देख लो 12 3 36 और बचेंगे 2 और भाई 8 3 24 1280। तो भाई हमारा लास्ट में समीकरण बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो भाई ये हो गया हमारा रेलगाड़ी वाला सवाल। तो इन सवालों में हमने क्या किया है, भाषा पढ़ी है और भाई समीकरण बनाए हैं। ऐसे सवाल आपको आगे भी मिलेंगे, वहां पर भाई क्या होगा, भाषा ऐसे ही लिखी होगी, समीकरण आपको ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, यहां तक आप पहुंचोगे। इसके आगे भाई आपको हल भी करना पड़ेगा और वहां x का मान भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई वो सवाल इससे काफी बड़े हो जाएंगे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके आगे आपको हल करके x का मान भी निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये हो गई हमारी प्रश्नावली 4.1।